अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर फैसलाबाद में बैठे हैं, जो कि वजह शोहरत जिसकी है, एक तो घंटाघर जो है वो एक तारीख़ी सियाहती मुकाम है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में फैसलाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी जो सनत है यहाँ की, जो एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट कर रही है, उस वजह से भी फैसलाबाद जो है वो मशहूर है। आज इस प्रोग्राम में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एपीडी, इसको हम एसिड पेप्टिक डिजीज़ कहते हैं। और उर्दू में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैदे की तेज़ाबियत और उससे जुड़े जो अमराज, जिसमें हम मैदे का अल्सर भी हो सकता है, आंतों का अल्सर भी हो सकता है, रिफ्लक्स की बीमारी भी हो सकती है कि जिसमें जो तेज़ाब है वो वापस हमारी खुराक की नाली में आना शुरू हो जाता है। इसके तमाम पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है हमारे पाकिस्तान में, और जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है वो फैसलाबाद के मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़। और प्रोफेसर साहब पहले आगा खान यूनिवर्सिटी कराची के साथ भी हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता रहे, और इस वक्त प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैं मदीना टीचिंग हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में। सर, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, एक तो जो हमारे अवाम के जहन में एक सवाल आता है ना कि तेज़ाब का जो लफ्ज़ जब हम सुनते हैं तो एक मनफी चीज़ आती है जहन में कि तेज़ाब एक ख़तरनाक चीज़ है। तो लोग सोचते हैं कि ये मैदे के अंदर अल्लाह ताला ने तेज़ाब क्यों पैदा कर दिया है कि जब इतनी ख़तरनाक चीज़ है तो हमारे पेट के अंदर जो मैदा है उसके अंदर तेज़ाब होता है, तो तेज़ाब जो हमारा मैदा है उसको क्यों नहीं डैमेज कर पाता। तो मैं चाहूँगा कि बुनियादी सी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं कि आप नाज़रीन को, व्यूअर्स को बताइए कि तेज़ाब की अहमियत क्या है और ये हमारे मैदे को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाता। देखें, आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर हम इंसान की फॉर्मेशन देखें और जिस जिस सिस्टम को आप पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलता है कि इसको बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया। शाहकार है। शाहकार है, बेशुमार शाहकार। तेज़ाब जहाँ तक तल्लक है, शायद आप लोगों के इल्म ही नहीं होगा, हर इंसान के अंदर जिस दिन से इंसान पैदा होता है स्टमक के अंदर तेज़ाब की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जब तक ज़िंदा रहता है तेज़ाब बनता रहता है। और अगर जैसे आप कहते हैं तेज़ाब ख़तरनाक है, लेकिन अगर तेज़ाब मैदे में ना बने तो हमारा कोई भी खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता, हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते, ज़िंदा ही नहीं रह सकते। ज़िंदा ही नहीं रह सकते। और वो बनाने वाले ने ऐसी शाहकार चीज़ बनाई है कि जब वो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो स्टमक को नुकसान नहीं देता, क्योंकि अंदर अल्लाह ने ऐसी लेयर्स बनाई हुई हैं जो स्टमक को इफेक्ट नहीं एक करती हैं। हिफाजती खौल अंदर मौजूद है बिल्कुल, जो जिसकी वजह से मैदे के ऊपर कोई मैदे के ऊपर कोई मनफी असर इफेक्ट नहीं नहीं होता। आता। लेकिन हम जो कुछ खाते हैं उसमें जितने बैक्टीरियाज हैं, जब तक ये इस तेज़ाब से गुजर के नहीं जाएंगे, उसमें बेशुमार बैक्टीरिया, लाखों बैक्टीरिया हम डेली खाते हैं, और यही तेज़ाब उन बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसी तरह जो हम खाना खाते हैं उसको हज़म होने में इसका कलीदी किरदार है, तो इसलिए इसका मौजूद होना ज़रूरी है। हाँ, इसको जैसे आपने अभी थोड़ा सा रिफ्लक्स की बात की थी, अभी हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। जी सर। तो जब ये वो जो कुदरती हदूद से बाहर निकलता है तो फिर मसला करना शुरू कर देता है। लेकिन मैदे के अंदर तेज़ाब हर इंसान के अंदर मौजूद है, और इसकी मौजूदगी ज़रूरी है, इसके बगैर बंदा ज़िंदा ही नहीं रह सकता। यानी कि ये हमारी एक आम ज़िंदगी गुजारने के लिए, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए तेज़ाब के बगैर जी गुजारा नहीं है कि हम जो कुछ भी खाएंगे। एक तो जैसा आपने फरमाया कि जो भी हज़ारों के तादाद में जो जी, जरासीम हमें बैक्टीरियाज नज़र हैं, भी नहीं आते, वायरसेस हैं, वो जरासीम जाते अंदर हैं, रहते तो हैं। हम सेहतमंद इस वजह से रहते हैं कि वो तेज़ाब जो है वो उसको जी, न्यूट्रलाइज़ कर देता है, उसके असर को ख़त्म कर देता है, मार देता है उन जरासीमों को। और दूसरा बहुत अहम फंक्शन ये है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको हज़म करने उसकी में डाइजेशन के लिए ज़रूरी तेज़ाब का एक कलीदी है। जी बिल्कुल। किरदार है। अच्छा सर, अब हम आते हैं इसकी तरफ कि जो बदहज़मी, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज कर लेते हैं ना, जी जी मतलब होती एसिडिटी है लेकिन कहते हैं जी डॉक्टर साहब खट्टी डकारें आ रही हैं, सीने में जलन है, बदहज़मी है, होती तेज़ाबियत ही है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपस में इंटरमिक्स करके लोग प्रेजेंट कर रहे जी होते जी हैं। तो हमारे जो मैदे के अंदर, जैसे आपने फरमाया कि तेज़ाब अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है और रिक्वायरमेंट के लिहाज से होता है बिल्कुल, कि जितना दरकार है सिर्फ उतना उतना ही प्रोड्यूस बनेगा। होता तो इससे इसमें जो आपके पास पेशेंट आती हैं
वो किस प्रेजेंटेशंस के साथ आमतौर पर आ देखिए रहे ये जो होते हैं, जो तेजाबियत मैदे के के और मसले उसके? हैं या पेट के अमराज हैं, पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। अगर हम एक रफ एस्टिमेट रखते हैं तो एवरी थर्ड पर्सन इन द वर्ल्ड ज़िंदगी के दौरान किसी न किसी स्टेज को उसके इस तरह के मसले होते हैं। और आजकल ये कुछ प्रपोर्शन बढ़ती जा रही है, स्पेशली जो हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं उसमें ये मसले बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर ये जो आपने बात की कि ओवरलैप, हम इस कहते हैं देयर इज़ अ ओवरलैप, रिफ्लक्स, डिस्पेप्सिया, बदहज़मी जिसको कहते हैं, अम्ब्रेला टर्म है। उसी के अंदर जैसे आपने स्टार्ट में एपीडी का जिक्र किया था, एसिड पेप्टिक डिजीज़, तो ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो पेशेंट जो हमारे पास बहुत सारे प्रेजेंट करते हैं हमारे यहाँ, मैं कभी कभी कहता हूँ तो हम पाकिस्तानी जो है ना शायद गट ओरिएंटेड कौम है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हमारी सोच भी गट से शुरू जी होती है, बिल्कुल सही हमारे है। इमराज भी ज़्यादातर गट खाने से से शुरू रिलेटेड है। होती है कि कई बेशुमार ऐसे पेशेंट भी हम देखते हैं जिनको बेसिकली लाइक मैं रिकॉल करूं तो इवन पढ़े लिखे लोग, ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, वो मेरे सामने बैठे हुए हैं कि सर मुझे मैदे का मसला, और मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ कि भाई ये मैदे का मसला नहीं है, तुम्हें हार्ट अटैक हो रहा है। तो कई दफ़ा इतना ओवरलैप भी हो रहा होता है। लेकिन मोस्टली पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं खट्टी डकार से, खाने के बाद पेट फूल जाता है, जलन होती है, अफारा होता है, गैसेस खारिज होती हैं, मतली होती है। ये बेसिकली कॉमन सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया में ही इसके पेशेंट्स हैं, और एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन को इंसान के दौरान इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और वो वक्ती तौर पे भी होते होंगे कई जी दफ़ा कि आप थोड़ा बहुत इलाज करवाएं तो वो ठीक भी हो जी जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इस तरह की चीज़ नहीं है, खुदा न खास्ता से डायबिटीज़ में हम देखें कि मरीज़ को दायमी एक बीमारी से गुजरना पड़ता है और दायमी उसका इलाज करवाना पड़ता देखिए है। इसमें जब उस हम तरह का शायद सिचुएशन इसमें नहीं होगी बहुत सर। सारे पेशेंट्स हैं जिन कई सालों से सफ़र कर रहे हैं, उसमें जब हम बात करेंगे कि ये क्यों होते हैं, अगला एक क्वेश्चन है, उसमें एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो हमारा लाइफस्टाइल है। एग्जैक्टली। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं लाइक स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स, जब अब स्मोकिंग इतनी बुरी चीज़ है स्टमक के हवाले से, ये लोग डॉक्टर्स भी गाइड नहीं करते और आम लोगों को भी नहीं पता। असल में आमतौर पे स्मोकिंग को लोग रिलेट करते हैं हार्ट डिजीज़ हार्ट और डिजीज फेफड़ों के से, साथ। किडनी से, लेकिन जब आप निज़ामी निज़ाम, आई एम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आप निज़ामी निज़ाम से बात करते हो तो मैं अपने मरीजों को कह रहा हूँ कि आपके माउथ से लेके पकाने वाली एंड वाली नाली तक सारा आपके निज़ाम हज़म। सारी निज़ाम में इस स्मोकिंग के इफेक्ट आने हैं। तो जो स्मोकर्स हैं उनको एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जब एसिड से हम शुरू हुए थे, जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होता है उसमें एक रीज़न ये स्मोकिंग है। फिर स्मोकर्स को अल्सर ज़्यादा बनते हैं, स्मोकर्स को रिफ्लक्स ज़्यादा होता है कि वो जो निकोटीन है जो हमारा अल्लाह में, ये नहीं जैसे हम एसिड की बात कर रहे थे कि एसिड स्टमक में रहता है, ऊपर नहीं आता। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है। जैसे मैंने बताया ना कि आप जब पढ़ना शुरू करते हैं आप अशश करते हैं कि अल्लाह ने क्या सिस्टम बनाया है। फ्लॉलेस है। जी बिल्कुल। ये जो मेरी इसोफिगस है वो जहाँ स्टमक में मिलती है उसको हम लोअर इसोफिगल स्फिंक्टर कहते हैं। मैं खाना खाता हूँ, खाना जब आता है तो ये खुलता है, खाना अंदर चला जाता फौरन है, बंद हो जाता है, ताकि वापस लेकिन ना जाए। स्मोकर्स में क्या होता है कि वो जो वेल्व है वो लूज हो जाता है। उसकी वजह से एसिड जो है वो जो स्टमक से एक तो प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, फिर वो रिफ्लक्स ज़्यादा कर रहा होता है। तो हम ये बात जो कर रहे थे कि क्यों इतने कॉमन है, या पेशेंट कई कई साल क्यों सफ़र करते रहते हैं। मसला ये है कि वो कैप्सूल तो खा रहे हैं लेकिन वो अंदर बेसिक कल्प्रेट है उसको एड्रेस नहीं कर रहे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा लाइफस्टाइल है, आपके खाने की टाइमिंग्स क्या हैं। अनलकीली अब ये जो हमारी जो नई जनरेशन है, जनरेशन जी, इसका तो हमसे भी बुरा हाल हो गया। किसी के कोई खाने का टाइम नहीं है, रात में लेट नाइट फूड पांडा से मंगवा के 3-3, 4-4, एक तो सारी सारी रात जागते हैं और फिर सारी रात लेट नाइट खाते हैं। और खाते क्या हैं, वो जो फास्ट फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो खाते हैं। एंड देन एक्सरसाइज की कमी हो गई है, स्मोकिंग, टोबैको। ये मैं क्योंकि आपने मुझे जैसे बताया, आई वाज देयर इन कराची, आगा खान में 11 साल एफिलेटेड रहा हूँ। तो हमारी वो जो बेल्ट है ठट्ठा बदीन की, वो जो सुपारियाँ खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-3 साल, गुटखा सुपारी 3-3 साल, और खवातीन भी खाती हैं, पान भी मर्द बहुत खाते खाया हैं, जाता है सर। पान भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ पंजाब में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मैदे को इफेक्ट कर रही हैं। अच्छा सर, पान का अभी आपने जिक्र किया, पान के अंदर वो चूना और जी, कत्था जो चूना भी लगाते डाला हैं, जाता है। अब वो चूना तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जी बिल्कुल। तो वो तो वैसे टोबैको स्किन के ऊपर अगर टोबैको लगे। डालते हैं। फिर हमारे जो कुछ एरियाज हैं पाकिस्तान के जहाँ पे ये निस्वार खाई जाती है, अगेन केपीके में तो बहुत है, बहुत आम है सर। मैं वही कह रहा हूँ। तो बेसिकली जो हम ये कह रहे हैं कि ये जो मैदे के अमराज इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कसूरवार हम खुद हैं, हमारा लाइफस्टाइल है। अनलकीली पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे हाइजीन पे इतनी केयर ही नहीं की जाती, आप जितना मर्जी केयर करें आपको कुछ पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं।
इसी तरह कौन सी चीज़ें हमारे अंदर जा रहे हैं, कौन से फर्टिलाइजर स्प्रे किए जा रहे हैं, कौन सी अल्ट्रेशन हो रही है। अब ये फूड कलर्स के नाम पे लोगों को क्या खिलाया जा रहा है, एग्जैक्टली। तो ये सारा कुछ आपके मैदे में जाना है। एंड देन एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द ओवर द काउंटर ड्रग्स, जी जो बिल्कुल। बहुत सारी पाकिस्तानी शौकीन है दवाइयाँ खाने के। पेन किलर तो लोग वैसे ही ले लेते हैं सर। ओवर द काउंटर में ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, और ये पेन किलर सबसे नोटोरियस ड्रग्स हैं मैदे में अल्सर बनाने के लिए, तेज़ाब बनाने के लिए, मैदे में जख्म बनाने के लिए। तो ये पेन किलर्स इतनी ज़्यादा खाई जाती हैं, एंटीबायोटिक्स का अनतहा इस्तेमाल होता है बगैर वजह के। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स, स्मोकिंग, आपका पान, कत्था, ये आपकी जो निस्वार है, फिर ये सारी चीज़ें आपके मैदे को अफेक्ट करती हैं। ना सिर्फ मैदे को अफेक्ट, जैसे मैंने स्मोकिंग का बताया कि टोबैको तो आपके माउथ से लेके माउथ की ड्राइनेस, माउथ के अल्सर्स, माउथ के कैंसर से लेके आपका इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपके निज़ाम के हर हिस्से पे उसके इफेक्ट आने हैं और उसकी वजह से आपके सिम्टम्स होने हैं। दूसरी बड़ी वजह हमारा खाना, खाने का टाइमिंग ना होना, नाश्ता नहीं किया कर रहे। आज का मैं देखता हूँ मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट, स्पेशली फीमेल्स आती हैं, उनकी माएँ मेरे साथ बैठी है, रोती जी नाश्ता नहीं करती है, वैसे भाग जाती है। अब बच्ची है, उसने नाश्ता नहीं किया, शाम को 5 बजे वापस आएगी, सारा दिन भूखी रहेगी, या फिर अपनी वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके वहाँ से वो समोसे और वो वहाँ से वो चीज़ें खाएगी। एंड अगेन दिस इज काजिंग डैमेज टू द स्टमक, जिसकी वजह से मैदे के अमराज और ये फिर जलन हो रही है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कई दफ़ा पेशेंट्स वो, अब मुझे ये बताएं ना, एक बंदा सारे दिन में 20 सिगरेट पी, फिर आके मुझे कहता है डॉक्टर साहब मैंने मैदे का कैप्सूल भी खाया है, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ओ भाई, कहाँ से फ़ायदा होगा? ये आपको तो इसी तरह है कि एक तरफ से आप आग बुझा रहे हैं, उधर से आप मजीद पेट्रोल डाले जा रहे हैं। आप 30 साल से सिगरेट पी रहे हैं डेली के, मैं उनको कहता हूँ यार 30-20 तो तुमने सिगरेट पी लिए सारे दिन में, खुद अपने आप को तुम आग लगा रहे हो, फिर आगे मुझे कहते हो कि मुझे जलन हो रही है। तो क्या होगा? जलन ही तो होगी। इसी तरह है सर। अच्छा सर, अब वजूहात में ये तो हो गई कि तर्ज ज़िंदगी से हमारे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, जो हमारे इख्तियार में है जी बिल्कुल। कि खाना हम टाइम के ऊपर खाएं। जैसे गोरों का देखें, गोरे बड़ा एक हेफ्टी ब्रेकफास्ट करते बिल्कुल सही हैं करते हैं। कि उनका कॉन्सेप्ट ये है कि सुबह का जो नाश्ता है वो आपको पूरे दिन के लिए उसने फ्यूल देना होता है, और निस्बतन कम लेविश वो करते हैं लंच, और डिनर बड़ा लाइट से करते हैं, और टाइम पे करते हैं, अर्ली डिनर कर लेते हैं। अर्ली डिनर कर लेते हैं। वेस्ट में तो आपने भी इतना ट्रैवल किया, मैं भी गया हूँ, वहाँ 7 बजे के बाद कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपको कोई रेस्टोरेंट खुला मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ पर तो काम ही खाने पीने का माशाल्लाह 11-12 बजे शुरू होता है, और सारी रात आप हाईवेज पे ट्रैवल करें तो ऐसे लगता है इस कौम के घर में किचन ही नहीं है। हर रेस्टोरेंट के ऊपर सर जीटी रोड पे आप देखे हैं भरे हुए हैं रेस्टोरेंट। तो ये हमारे तर्ज ज़िंदगी में जो वामिल हैं जो हमारे अपने इख्तियार में है, एक तो वो वजह बन गई। दूसरा सर, जो हम टाइप ऑफ फूड खाते हैं जी जी, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा सर। कंट्रीब्यूशन कर रही है। मैंने एक तो आपको कहा, एक तो अनलकीली पता नहीं है, फिर फास्ट फूड्स जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा पी जाती हैं, हम गंदम और कार्बोहाइड्रेट खाने की शौकीन कौम है। टाइमिंग के साथ साथ हमारा ये नेचर ऑफ फूड है वो भी बहुत मैटर करता है कि वो भी, और फिर माशाल्लाह वो देसी घी में या घी में तल तल के जो कुछ खाया जाता है। आप रमज़ान की मिसाल ले लें कि क्या कुछ हम करते हैं उसमें। सर पूरे साल इतना बेसन और पकौड़े इस्तेमाल नहीं होते जितने एक रमज़ान में हो जाते हैं, उसके बगैर तो इफ्तारी कोई नहीं होती। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई थिंक मिस ना हो जाए, दैट इज रिलेटेड टू सम इन्फेक्शन। जी, मैं वो इसी तरफ आना चाह रहा था मैदे सर। की जो प्रॉब्लम है उसमें एक मेजर वजह एक बैक्टीरिया है। जी सर। अच्छा, मज़ेदारी की बात है, जो मैंने आपको अभी बात की थी स्टार्ट में कि एसिड से वो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर लेता है, बट एक बैक्टीरिया है जो इस एसिड से नहीं मरता। जी सर। और ये कंसेप्ट भी बहुत अरसे तक डॉक्टर्स मानने के लिए जा रही थे कि कोई बैक्टीरिया स्टमक में लिव भी कर सकता है। लेकिन ये रेजिस्टेंट है, मुज़ाहमत वो करता है। रेजिस्टेंट है, उसके इर्द गिर्द अगेन फिर वो ऊपर वाले की शाकार है कि उसने उसके इर्द गिर्द एक ऐसा शेल बनाया हुआ है कि वो उसको भी महफूज कर दिया, उसको एसिड से महफूज कर दिया जिस तरह मैदे को महफूज किया है। तो द पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस बैक्टीरिया, इसका नाम है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बहुत कॉमन है, तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को पता है। द पर्सन हु डिस्कवर्ड दैट, उसका नाम बैरी मार्शल था, उसको नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि पहले ये इंसान या ये हमारे डॉक्टर साहबान साइंसदान ये मानने को तैयार नहीं थे कोई बैक्टीरिया स्टमक के अंदर रेजिस्ट रह भी सकता है, बट दैट इज ए बैक्टीरिया विच इज वेरी कॉमन। अगेन वो फैलता क्यों है? वो अनलकीली फिर हाइजीन की वजह से, हाइजीन की वजह से, इस तरह टाइफाइड फैल रहा है। जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस ए फैल रहा है, पानी ई फैल साफ रहा है। नहीं है, खाने पीने की चीजें साफ नहीं है, बर्तन साफ नहीं है, वहां से फैलता है। इसलिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी हमारे जैसे कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत कॉमन है। एंड अगेन दैट इज अ मेजर काज ऑफ ऑल द एसिड पेप्टिक डिजीजेस।
जिसमें वो ड्यूटेनल अल्सर भी शामिल होगा, उसमें सब स्टमक अल्सर भी होगा। इवन दैट इज ए नंबर वन काज ऑफ द कार्सिनोजन, नंबर वन क्लास कार्सिनोजन, कि वो कैंसर भी करता है। अगर उसको रेडिकेट नहीं किया जाता तो डैट कैन लीड टू, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि हर बंदे को कैंसर हो जाता है, और लकीली उसकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, और पाकिस्तान में जो उसकी टाइप है वो लकीली इतनी कार्सिनोजेनिक नहीं है, इस वजह से हम गैस्ट्रिक कैंसर इतना कॉमन नहीं है, बट डैट कैन काज लीड टू द गैस्ट्रिक कैंसर। लेकिन जो मैदे के सिम्टम्स हैं, डिस्पेप्सिया है, मैदे की पेन है, उसमें हेलिकोबैक्टर पायलोरी का एक रोल है, वो भी हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है ड्यू टू आवर हाइजीन। तो एक वजह जो जैसे हमने बात की है फूड की, ओवर द काउंटर ड्रग्स की, ये एडिक्शंस की, स्मोकिंग की, इसी तरह मैदे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी एक मेजर वजह हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, और उससे भी बचने का तरीका आपकी हाइजीन है। अगर आपका सफाई निस्फ माने जो, अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा मुझे हिंट दिया है, ये सफाई निस्फ माने। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि जब हम ये रिफ्लक्स की बात करते हैं, तेजाबियत की, जो गले में जलन आती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बातें कही थी कि आप अर्ली खाना खा लो, रात के खाने के बाद चहलकदमी करो, और खाने से 2-3 घंटे पहले, जो हम अभी कह रहे हैं कि वो अंग्रेजों ने तो वो सारी बातें मान ली, और मैदे के 3 हिस्से कर लें जी, पेट को खाली छोड़ के खाएं। आज जो मेडिकल साइंस है आज उन सारी चीजों को प्रूव कर रही है, एग्जैक्टली जो हमें 1400 साल पहले बता के चले गए थे। Exactly. तो आज उसी तरह वो जो है हमें कर रही है। इसी तरह मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, जो दूसरा एक थोड़ी सी इससे लिंक्ड बात है, फैटी लिवर डिजीज, वो भी बहुत कॉमन है आजकल। तो मैं देख रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी जिसके बारे में यह था कि ये जो चर्बी है, चर्बी का ज्यादा होना भी ये कर्ज है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जी बिल्कुल, सेंट्रल ओबेसिटी हम पढ़ रहे हैं अब पढ़ रहे हैं। तो वो उस वक्त हदीस थी, वो उसका नंबर भी मेरे साथ सही बुखारी की हदीस थी कि ये चर्बी का जिस्म के अंदर ज्यादा होना ये भी एक कर्ज है। देखें जरा सर, तो वो उस वक्त हमें ये सारा कुछ बता के गए थे, लेकिन अनलकीली हमने वो सारी चीजें छोड़ दी हैं। तो वो जो वेस्ट है, वेस्ट में अब बिल्कुल सही कहते हैं, आपको 7 बजे के बाद को बंदा नहीं मिलता, इसी तरह सारे अपना खाना खा के टाइम पे, और बड़ा लाइट से डिनर लेते हैं जी बिल्कुल, वो और सो जाते हैं। हमारे यहाँ काम ही 7 बजे के बाद शुरू होता है, और रात को 12 बजे आपके सारे होटल जहाँ से भरे पड़े हैं वहाँ पे खाना खाएंगे, घर जाके सो जाएंगे, फिर आके कहेंगे डॉक्टर साहब मेरी सर हमारे तो इस खत्ते की तारीख अगर आप पढ़ें तो बहादुर शाह जफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी के गोरे जब सुबह 7 बजे ऑफिस में होते थे, उस वक्त रक्स सुरूद की महफिलें वहाँ ख़त्म हो रही होती थी, और उसके बाद वो सोते थे अपनी ख़ाबगाहों में, और जब गोरा काम करके वापस लौट रहा होता था उससे तो जो जाग रहे होते थे। तो रिज़ल्ट आपने देख लिया, और यही रिज़ल्ट अब आपके सामने है कि जो इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा सर, इसमें ज़्यादा आपके पास आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में किस एज ग्रुप और किस जेंडर के लोग ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, डिस्पेप्सिया, एपीडी या गर्ड के, अगर हम पेशेंट्स की बात करें? सारे ही पेशेंट्स हैं। अब जेंडर में, अब उसमें एटियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। बच्चे भी आते हैं, वजूहात फ़र्क होंगी थोड़ी सी, लेकिन आ सब रहे हैं। वजूहात सारे आते हैं, बच्चे भी आते हैं, मिडिल एज वाले आते हैं, यंग, जैसे मैंने बताया ना कि बच्चे, जैसे मैं मिसाल दे रहा था, नाश्ता करते नहीं है, सारा दिन खाली पेट जाते हैं, खाली पेट वहाँ से चाय काफ़ी पियेंगे, वो समोसे लेके खाएंगे, शाम को 5 बजे आके खाना खाएंगे, फिर अगला खाना रात को 12 बजे खाएंगे। ये जनरेशन जी की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए ये भी काफ़ी आते हैं। और फिर ओल्ड एज में इशू होता है उनकी पॉलीफार्मेसी, क्योंकि ओल्ड एज हमारे जो बुजुर्ग हैं घरों में डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, घुटनों का भी मसला है, वो दवाइयाँ इतनी खा रहे हैं, तभी तो हम नुस्खे देखते हैं सर, 10-10 दवाइयाँ लिखी जाहिर है वो सारी दवाइयाँ मैदे में जा रही हैं। उनमें से बहुत सारी दवाइयाँ जो मैदे को, जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी थी, एक बड़ी वजह मेडिसिन भी हैं, और क्योंकि जितनी मेडिसिन है जानी तो मैदे में ही है, तो वो भी मैदे को अफेक्ट कर रही हैं। तो मैं हर जो एज लिमिट है, सबके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन सबकी जरा एटियोलॉजी वजूहात डिफरेंट होती हैं। अच्छा सर, अब हम तेज़ाबियत से जुड़े ये जो मसाइल पैदा होते हैं, 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं, उसके ऊपर फर्दन ज़रा ब्रीफली आप गाइड कीजिएगा। एक तो है हमारा मैदा, मैदे के अंदर अल्सर जो है हम उससे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, दूसरा पेप्टिक अल्सर हो गया जो हमारी आंतों में हो जाता है, तीसरा गर्ड हो गया। तो इसको सर किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये मैदे का अल्सर है, ये आंतों का अल्सर है, या ये खुराक की नाली के अंदर भी रिवर्स जा रहा है? सिम्टम्स की बेस पे 100% डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता, जिसको मैंने ओवरलैप की बात की थी स्टार्ट में। बहुत सारे जो मोस्टली जो रिफ्लक्स वाले पेशेंट हैं, यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं, वो ज़्यादा पेशेंट आते हैं हमारे पास जलन की वजह से, यहाँ पे पेन हो रही है, चेस्ट में पेन हो रही है, या यहाँ पे बर्निंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, खट्टी डकारें भी सर भी उसकी वजह से आती हैं। और फिर ये कुछ जब अलार्म फीचर्स आते हैं, अभी जब हम बात करेंगे, ये तो वो हैं जो आम लोगों के साथ है, लेकिन कुछ जब लंबे अरसे से, कई सालों से रिफ्लक्स हो रहा है, तो कई दफ़ा खुराकी नाली में स्ट्रक्चर बनने का मसला शुरू हो जाता है, नाली तंग होना शुरू हो जाती है,
फिर वो उनको खाना फंसना शुरू हो जाता है और उसी में मतलब फिर वो रेड आगे फ्लैग्स आ गए अब। जो रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, अगर किसी को खाना फंस रहा है या परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है या वेट लॉस हो रहा है, ये रेड फ्लैग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि खुराकी नाली के अंदर या तो नाली तंग हो रही है, उसके अंदर खुदा ना खास्ता कैंसर भी एक बन सकता है, जो लॉन्ग टर्म जब जिसको रिफ्लक्स होगा उसकी वजह से कैंसर के साथ आएगा। लोअर एब्डोमिनल जो पेशेंट आते हैं वो मोस्टली एब्डोमिनल पेन के साथ आते हैं। एंड देन फिर तीसरी कैटेगरी है जिसको हम IBS कहते हैं, जो डायरिया वगैरह के साथ, जिनमें अल्टर्ड बावल कॉन्स्टिपेशन वगैरह डायरिया के साथ आते हैं या ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ आते हैं। वो टियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, उसमें एक्सीलेटिव कोलाइटिस वगैरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन ये जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें मोस्टली जो पेशेंट या तो ये रिफ्लक्स की वजह से आ रहे होते हैं या एब्डोमिनल पेन जो पेप्टिक अल्सर डिजीज जिसको हम कहते हैं, आइदर गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर, उसकी वजह से आ जाते हैं। समटाइम्स हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं खून की कमी की वजह से। उसकी जो सिम्टम्स हैं लिथार्जी, वीकनेस, वो बेसिकली ये हो रहा था कि जब आपका स्टमक प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा या आपको हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन हुई हुई है तो उसकी वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो सकता है, B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वहाँ से एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो स्टमक ने स्टार्ट करना है, तो जब आपका स्टमक इफेक्ट होगा तो जो एब्जॉर्प्शन में मसले स्टार्ट हो जाएंगे। वो जब लॉन्ग टर्म रहते हैं तो उसकी वजह से खून की कमी के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से कई दफ़ा पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा सर, देखने में आया कि कुछ लोगों में ये जो मैदे के अंदर एकदम दर्द होना शुरू होता है वो खाने के टाइम से भी रिलेटेड होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाली पेट ज़्यादा देर रहें तो एकदम पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और ये दोनों में थोड़ा सा ना जो इसमें भी कुछ हम थोड़ा सा आइडिया हो सकता है, हमें क्लू मिल सकता है? जी बिल्कुल। जो स्टमक और दूसरा स्मॉल छोटी आंत जिसको कहते हैं, ड्यूडेनम के अंदर जब अल्सर बनते हैं तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ड्यूडेनम वाले अल्सर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको मोस्टली एम्प्टी स्टमक एक दफ़ा पेन हो रहा होता है, और जो स्टमक वालों को खाने के बाद हो रहा होता है। लेकिन 100% अगर हमने ये करना था तो फिर वो हमें पता उसी वक्त चलेगा जब हम उसकी एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी एक छोटा सा प्रोसीजर है। अगर पेशेंट पहले ठीक नहीं हो रहा, मेडिसिन के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ठीक नहीं होता, तो फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपना एक दफ़ा मैदे का मुआयना कराएं। और मैदे का मुआयना एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें हम मरीज़ को थोड़ा सा नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं और ट्यूब जिसके आगे कैमरा लगा होता है उससे डाल के अंदर से फिर खुराक की नाली को, मैदे को और छोटी आंत को देखते हैं। मोस्टली उन पेशेंट में किया जाता है जिनके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे होते, या उनको कोई रेड फ्लैग साइन जैसे मैंने बताया कि एनीमिया हो रहा है, या स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, वेट लॉस हो रहा है, या परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, खून की कमी हो रही है, या खुदा ना खास्ता कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट जो हैं ये खून की उल्टियों के साथ प्रेजेंट कर जाते हैं। इतना बड़ा अल्सर बन जाता है वो किस तरह उसमें से खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं या काले रंग के पखाने आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर देन दे नीड एन एंडोस्कोपी। फिर हम उनकी एंडोस्कोपी करके फिर देखते हैं तो 100% फिर वहाँ से हमें पता चलेगा कि स्टमक के अंदर क्या है। कुछ छोटे अल्सर्स हैं, सिर्फ सोजन हुई हुई है, या अल्सर बन गया, या खुदा ना खास्ता मैलिग्नेंसी हो गई है। तो एक हार्मफुल सा लेस स्मॉल सा प्रोसीजर है जिसके साथ इसकी डायग्नोसिस होती है। वो फिर आपको प्रॉपर्ली बताता है कि कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है और किस नोयत की इन्वॉल्वमेंट। अच्छा सर, पखाने के साथ खून का इखराज का आपने जिक्र किया, तो बवासीर में भी खून आ रहा होता है पखाने के साथ, और जिससे आपने फरमाया है कि अगर कहीं पे बड़ा अल्सर या ज़ख़म बन गया है तो सारी बात है वहाँ से खून रिसेगा। जिस तरह जिल के बाहर कोई ज़ख़म लगे तो खून रिसता है, अंदर से भी रिसेगा। तो पेशेंट कोई ऐसा तरीका है कि पेशेंट अपने पखाने के मुआयने से ही कुछ उसे आइडिया हो जाए कि बवासीर की वजह से तो नहीं आ रहा, नहीं, दो तीन या ऊपर कोई अल्सर बना हुआ है? एक स्टमक के अंदर से जब अल्सर ब्लीड करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों को फ्रेश ब्लड नहीं आएगा, उसमें ब्लैक कलर का स्टूल आता है। क्योंकि जब स्टमक में जब ब्लड आता है तो उसमें एसिड भी मौजूद होता है। एंड देन उसने स्टमक से ब्लड ने स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन से निकलने जाना ना। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर स्टमक के अल्सर से ब्लीडिंग होगी तो वो नीचे पहुंचता ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक कलर का होगा। लेकिन क्योंकि जो हेमराइड्स हैं, जो आप बवासीर की बात कर रहे हो, वो तो जस्ट मकद के पास होते हैं जहाँ पे आपकी लार्ज इंसेशन खत्म हो रही है, वहाँ खून की शरियाने और फ्रेश ब्लड आता होगा, वो फ्रेश ब्लड इसके अंदर देखने में वो बिल्कुल सुर्ख रंग का, बिल्कुल सुर्ख रंग का होगा। बवासीर की वजह से काले रंग का खून नहीं आ सकता, वो हमेशा रेड। इसके अलावा देखें, ये तो हमने सिर्फ पेप्टिक अल्सर की बात की है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी अल्सर होते हैं, वो उनकी एटियोलॉजी डिफरेंट होती है, उनका इस खुराक से ताल्लुक नहीं होता। उसमें जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की हम बात करते हैं, क्रोन डिजीज है, या ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, जो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ट्यूबरकुलोसिस मैलिग्नेंसी हो सकती है। वहाँ पे आपको कई दफ़ा मिक्स पैटर्न भी मिल सकता है कि फ्रेश भी आ रहा है और कुछ ब्लैकिश भी आ रहा है। लेकिन जब आप बवासीर की और मैदे की बात करेंगे तो बवासीर के अल्सर में कभी भी जो है वो ब्लैक नहीं आएगा, हमेशा रेड होगा।
हाँ, मैदे के अल्सर में से मोस्टली ब्लैक होगा, लेकिन अगर खुदा ना खासा बहुत रैपिड ब्लीडिंग हो रही है तो फिर सम टाइम ऐसा हो सकता है कि ब्लीड तो वो स्टमक से कर रहा हो, लेकिन नीचे पहुंचा हुआ इतना वो रैपिडली गया वो अभी भी रेड कलर का हो वो। लेकिन वो जैसे मैंने बताया ना, फिर ऐसे केस में जब भी ब्लीडिंग होगी वी हैव टू गो इन, वी हैव टू सी, और जब हम एंडोस्कोपी करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया कि जो अगर हमारे मैदे में या छोटी आंत में अगर खून खारिज हो रहा है, अल्सर बना हुआ है, तो जब वो पखाने के साथ जाएगा तो बिल्कुल काले रंग का हो जाएगा, क्योंकि तेज़ाब की वजह से और इतनी लंबी आंतों की वजह से। आप शायद आंतों का समझते हैं कि शायद आंत बड़ी छोटी सी चीज़ होती है। हम सर से पूछते हैं कि सर छोटी आंत, लोग समझते हैं शायद इतनी सी कोई आंत होगी। ज़रा ये अब पिछले नाज़रीन को दिनों ये में- भी पिछले बताइए दिनों में कि कुर्बानी इस की है ना। शाहकार जिस्म में जी जी इतनी सी जगह के अंदर अल्लाह ताला ने मैदे के कई बाद मीटर की जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर हर एक के अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है, हर सेगमेंट के अलग फंक्शन। जैसे मैंने अभी मीटरों में सर उसका साइज बन जी जाता जी है ना। मीटर्स में, कई मीटर्स में। जैसे मैंने बताया ना कि अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी आगे 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, आइलियम है, आइलियम है। फिर हर हिस्से के अलग अलग फंक्शन है। वो शाहकार है, बेसिकली वो शाहकार है। राइट सर। अच्छा सर, एंडोस्कोपी में पेशेंट जाग रहा होता है वैसे जब आप करते हैं, या बेहोश किया जाता है मोस्ट ऑफ द उसको? टाइम जो है ना, हम उसको कॉन्शियस सेडेशन कहते हैं। हम उसको नींद का इंजेक्शन लगा कर सुला देते हैं, लेकिन कई अगर पेशेंट्स हैं उनको बेहोश भी किया जा सकता है, एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है। लेकिन एनेस्थीसिया आमतौर पर उस वक्त करते हैं जब हमने अंदर कोई थेरापेटिक प्रोसीजर करना हो। अगर सिंपल एंडोस्कोपी करनी हो तो आमतौर पे उसको कॉन्शियस सेडेशन भी किया जा सकता है, बेहोश करके भी की जा सकती है। तो एंडोस्कोपी सर सिर्फ हम तशखीस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या एंडोस्कोपी का कोई जी थेरापेटिक या बहुत बीमारियों के therapeutic- इलाज में भी कोई रोल जी है? जी बहुत सारा रोल है। जैसे अभी हम जी खून की उल्टियों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ हम जाके देखते नहीं है कि खून कहाँ से आ रहा है, उसी वक्त हम उसका हल भी करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट लिवर सिरोसिस की वजह से ब्लीड के साथ, खून की उल्टियों के साथ आते हैं, तो वहाँ पे जो नसें होती हैं जो फट जाती हैं, जो ब्लीड करते हैं, वहाँ पे उस वक्त उनके ऊपर रिंग्स लगाते हैं। समटाइम्स कई जगह पे फिर हम इंजेक्शंस लगाते हैं, वो स्क्लेरोथेरेपी जो हम करते हैं थेरेपी सर। की जाती है। इसी तरह अब तो बहुत मॉडर्न गैजेट्स हैं हमारे, क्लिप्स लगा दिए जाते हैं कि एक वेसल है वो ब्लीड कर रही है, उसके ऊपर क्लिप्स लगा दिए जाते हैं। इस तरह हमारे पास कोगुलेट करने के लिए गोल्ड प्रोब्स होते हैं, हीट प्रोब्स होते हैं, वहाँ पे हम कोगुलेट कर देते हैं उन एरियाज़ को जहाँ से ब्लीड कर देते हैं। और भी कई मोडालिटीज़ हैं, एपीसी है, कई कुछ है। एंडोस्कोपी सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, एंडोस्कोपी बहुत सारी जगह पे थेरापेटिक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। मैनी ए टाइम सेव्स द लाइफ, और अर्ली टाइम पे अगर आप कर लेते हो तो जिंदगी बचाती है। और ये तमाम जो सारी जो पिक्चर है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ रही जी, थी बिल्कुल और आपको सामने नजर दिखाई आ- डायरेक्ट देख दिखाई रहे दे रहा होता है। देख रहे होते हैं, हम वीडियोस बना रहे होते हैं, पेशेंट के रिकॉर्ड के लिए उनको साथ पिक्चर्स दे रहे होते हैं। अच्छा सर, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, क्योंकि सन 2001 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे बच्चों के हिफाजती टीकों के शेड्यूल में मुफ्त हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन शामिल कर दी। बीइंग एन एक्सपर्ट, आपके पास अब हेपेटाइटिस बी निस्बतन थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन हेपेटाइटिस सी भी उसी तरीके से फैलता है। तो हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, आप इसकी अहमियत के ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि एक अच्छी क्वालिटी का जो सेटअप है जहाँ पर एंडोस्कोप यूज़ होती है, उसकी स्टेरिलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे भी तो इन्फेक्शन हो सकती है ना सर। देखिए इन्फेक्शन डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी सी और फैलते ही इसी तरह हैं, इंजेक्शन के साथ, ऑपरेशन के दौरान। लेकिन जो प्रॉपरली स्टेरलाइज अगर हम अपनी एंडोस्कोप्स को करते हैं, मोर देन 99.9% उसमें से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, उन सब से प्रिवेंशन से बच देते हैं। सर मकसद ये है कि आप जहाँ से एंडोस्कोपी कराएं आपको पता हो कि दीज पीपल आर डूइंग द प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, और बीइंग ए पेशेंट आपका हक है कि आप उनसे पूछें क्या प्रॉपरली स्टेरिलाइजेशन की गई है, पेशकोप की वॉशिंग की गई है। और जो केमिकल्स हैं हमारे पास जिनके साथ हम इनको, इसमें मशीन्स हैं जिसके अंदर डिप करते हैं या इनके साथ वॉश करते हैं, मोर देन 99% जो है उसमें जो सारे जो वायरसेस हैं वो किल हो जाते हैं। इसका मतलब है किसी मुस्तनद डॉक्टर से और अच्छे सेटअप से ही एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। जी। बहुत जो हमारे कस्बे वगैरह हैं वहाँ पे अगर एंडोस्कोपी हो रही है तो इतना थोड़ा सा उसमें नहीं है। अब छोटे शहरों में भी एंडोस्कोपी के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, सिर्फ आपको वो केमिकल चाहिए। अगर आप उस प्रॉपर केमिकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अपने इक्विपमेंट को उसके अंदर डिप करना है फॉर फ्यू मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन कि आप वो कितना वो कम कर रहे हैं। 15 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए जब आप उसको डिप कर देते हैं तो उसके जितने भी अंदर वायरसेस वगैरह हैं वो सारे किल हो जाते हैं। तो उसमें पेशेंट की पहले स्क्रीनिंग भी करते हैं कि कोई हेपेटाइटिस तो नहीं हुआ उससे?
या रूटीन में नहीं ज़रूरत रूटीन सर? एंडोस्कोपी के लिए पूरी दुनिया में कहीं पे भी स्क्रीनिंग रिकमेंडेड नहीं है। नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अभी खून की उल्टियों वाली बात की थी, जाहिर है जो खून की उसमें फिर उल्टियों शक वाले हमारा ये भी रहता है कि जिगर इन्वॉल्व हो वो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी हमने रूल आउट करने थे, वो मोस्टली उन सब के टेस्ट हुए ही होते हैं। अच्छा सर, अब गर्ड की अगर बात करें तो क्या वजह है कि वो जो खुराक की नाली के अंदर जो एसिड आ रहा है, एक तो नुकसानात स्ट्रक्चर का आपने जी बताया जी जी कि वो जुड़ भी सकती हैं आपस में, जी और उसकी वजह से फिर वो खाना आगे जाना बंद हो जाएगा, गले में फंसना शुरू हो जाएगा। तो इसका भी इलाज थ्रू एंडोस्कोपिकली हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। एक तो बेसिकली जब आज मेरे पास पेशेंट आता है तो उसका जो मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करता हूँ, दवाई बताता हूँ, उसका मकसद सिर्फ उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करना नहीं है, आपने उसको इन कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। अर्ली जो है हम अगर पिक कर लेते हैं तो वो सिर्फ आप प्रॉपरली मेडिसिन देने से ठीक कर लेते हैं। अगर नैरविंग होनी शुरू हो जाती है तो एंडोस्कोपिकली हम उनको डायलेट कर लेते हैं, डायलेट करके उस जो एरिया तंग हो रहा था उसको खोल दिया जाता है, एंड देन फिर उसके साथ पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। अभी आपने जो हम रिफ्लक्स की बात कर रहे थे उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जो हमने थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात की थी। ये जो खुराक की नाली का लोअर एंड अगर किसी वजह से लूज़ हो जाएगा तो फिर रिफ्लक्स होगा, उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इसको लूज़ कर देती हैं, कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इस तरह ख़वातीन की जो हार्मोन जो मेडिसिन हैं वो इसको लूज़ कर देती हैं। तो आपको उनको बंद करना पड़ेगा अगर आपने पेशेंट को ठीक करना है, उनको चेंज करना पड़ेगा दवाइयों को, फिर आप पेशेंट्स को ऐसे लोअरिंग ड्रग्स साथ देते हो। दैन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है वेट रिडक्शन। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनका रिफ्लक्स ठीक नहीं होगा जब तक वो वेट रिडक्शन नहीं करेंगे। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम उनको कहते हैं कि आप जो है खाना अर्ली खाएं, लेटने से 2-2.5 घंटे पहले खाना खाएं, रात के खाने के बाद चहलकदमी करें, थोड़ा सा आप हेड एंड अप रेज करें। दीज आर द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। डाइट में ये जो चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये एसिड की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इनको कम करें, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव प्रॉपरली ट्रीटमेंट। मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन अनलकीली एक तो वो बहुत लंबे अरसे के लिए भी नहीं खानी होती, तो आपको किसी डॉक्टर के साथ मिलकर ये देखना होगा कि कब तक हमने खानी है, क्योंकि कोई भी दवाइयाँ जब लंबे अरसे के लिए खाती जाती हैं, ये जो मैदे के कैप्सूल हैं, कई दफ़ा ये होता है कि हम स्किप करते हूँ। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे फ़ोन करके मेरे मरीज़ ने कह दिया सर तुझे मैदे वाला कैप्सूल, हालांकि मैंने इंटेंशनली उसको काटा था, लेकिन मुझे फ़ोन सर आप लिखना शायद भूल गए। तो ये भी होता है। तो ये भी लंबे अरसे के लिए अगर मेडिसिन खाई जाती हैं जो ऐसे लोअरिंग ड्रग्स हैं तो उनके भी साइड इफेक्ट हैं। तो जब आपका डॉक्टर आपको गाइड करता है उसके साथ चलती हैं तो फिर भी जब तक आप सिम्टम फ्री होते हैं फिर हम स्टेप डाउन, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन टेक्निक। जब आप पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव हो जाते आप हैं तो दवाइयाँ फिर कम कर दें, दवाइयाँ कम कर देते टेपरिंग हैं, करें उनकी उसकी। पोटेंसी कम कर देते हैं, या हम जो ज़्यादा पोटेंट से लो वाली पे शिफ्ट हो जाते हैं जिनके साइड इफेक्ट ना हो उन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से अगर इन चीज़ों को हैंडल किया जाए, वी हैव ए वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लान। मैं ट्रीटमेंट की बजाय मैनेजमेंट प्लान का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मरीजों को भी यही कहता हूँ। मैं मरीजों को कहता हूँ भाई मैं आपको अकेला ठीक नहीं कर सकता, जब तक आप स्मोकिंग नहीं बंद करेंगे, जब तक आप वेट रिड्यूस नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक आप खाने में जो चीज़ें मैं बंद कर रहा हूँ उस पर अमल नहीं करेंगे, तो मैं अकेला आपको ठीक नहीं कर सकता। यानी कि तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली ज़िंदगी में और तब्दीली, तेज़ाब की प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो आपने जो अद्वियात मेडिसिन देनी देनी है। है, कितनी देनी है और वो भी कब तक खानी है, ये पूरा एक प्लान बनाना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने एक गोली खा लेनी है। तो ये पूरा प्लान करें तो हम इन दवाइयों को, वो जो स्ट्रक्चर वाली बात है, हम वी कैन प्रिवेंट दैट। और स्ट्रक्चर 2 दिनों में नहीं बनता, इट टेक ईयर्स। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने मैनेज कर रहेंगे तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी, नौबत ही नहीं आएगी। नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा सर, एक पेशेंट है जो खाने पीने के मामले में एहतियात भी करता है, वेट भी उसका नॉर्मल है, कोई कोमॉर्बिडिटी भी नहीं है उसको, और कभी कभार बदहज़मी तो उसको भी हो सकती है ना, खट्टी हो डकारे सकती है, आने जी, शुरू हो जाए। तो मेरे मुशाहिदे में यह है कि कुछ लोग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो अल्सर के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें ओमेप्राजोल भी है, पेंटोप्राजोल और कई समीप्राजोल, इस तरह के दवाइयाँ हैं, वो खुद से ले लेते हैं। तो उसमें कोई अल्टरनेट भी होता है कि जो इमीडिएट पेशेंट को रिलीफ दे सके, एंटासिड्स वगैरह, एंटासिड्स उनको कहते हैं, न्यूट्रलाइज वो करते सेफ हैं हैं, ना, वो मेरे ख्याल वो से सेफ हैं। वो सेफ है, उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो मोस्टली हम यही पेशेंट को गाइड करते हैं कि अगर आपको जैसे कि बिरयानी खा लिया है, कोई बाहर से खा लिया है, तो आप 1 आध चम्मच उसका पी लो, एग्जैक्टली। वो अवेलेबल और वो सिर्फ फॉर्म में, और वो टेक्निकली दवाई भी नहीं है, उसने तो उसको तेज़ाब के असर को ज़ाहिल करना है, न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, अब हम इस तरफ आते हैं जो हमारे पब्लिक में एक बड़ी एक कॉमन एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है। मैं चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ, वो लोगों की गलतफहमी भी दूर करूँ कि शादी ब्याह के ऊपर या कहीं पे भी दावत होती है तो खाना खाते हैं हमारे लोग यहाँ तक, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, ठीक है, गले तक नहीं आ जाता, खाना खाते रहते हैं लोग, ख़ास तौर पे शादियों में। और उसके बाद जनाब वो कोला ड्रिंक जो है वो पीते हैं कि जी
और उनका कॉन्सेप्ट ये होता है जी हाजमे के लिए पी रहे हैं जी, खाना खाया हजम करेगा। तो ये मैं चाहूँगा जी कि इस गलत बिल्कुल फहमी को भी ज़रा मिसकंसेप्शन एड्रेस है, करें सर। बिल्कुल मिसकंसेप्शन फिजी ड्रिंक्स हैं, उल्टा ये मैदे को नुकसान देते हैं। अच्छा होता ये है कि फॉर द टाइमिंग वो हम हंसते होते हैं कि कई दफ़ा पाकिस्तान में हर बीमारी का इलाज ये है कि 7 अप में नमक डाल के पी लो और हर बीमारी का इलाज हो जाता है। उल्टा ये मैदे को नुकसान दे रहे होते हैं, जो केमिकल्स अंदर जाते हैं, वो जो एक जो अल्लाह मीन ने अंदर जो लेयर बनाई हुई है प्रोटेक्टिव लेयर, उसको डैमेज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे मिसकंसेप्शंस हैं। बेसिकली तो ये लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें हैं, ये तो हम मना करते हैं ना। तो लेकिन यह है कि दूसरा वो पेट भर के खाने वाला, वही बात 1400 साल पहले हमें कहा गया था कि कि तीन हिस्से कर लो, एक हवा के लिए छोड़ो, एक पानी के लिए और एक खाने के तो लिए। लेकिन अनलकीली ये हमारे मास लेवल पे लोगों को समझाने वाली चीज़ें हैं कि ये अल्टीमेटली आपने भुगतनी है, आपका नुकसान होना है। तो सर ये वैसे ज़ाहिरी तौर पर वो एकदम डकार सी आ रही है, लोग समझते हैं वाह जी वाह बड़ा ना काम वो किया। ये कहते हैं हम अच्छा वो क्या चक्कर होता है सर, वही बेसिकली बताएं तो वो ज़रा। जो अंदर वो जो डाला होता है उसके जो केमिकल्स है ना, वो उसका रिएक्शन है, उसकी वजह से वो आता अच्छा है। उसके बुखारात होते हैं बुखार और आगे खाना है तो उसने आगे के बजाय ऊपर ही आना है, ऊपर आ जाना है, तो वो इस वजह से लोग उसको समझते हैं शायद ये मेरा खाना हजम हजम हो हो गया। गया, खाना हजम हो गया। अगेन और सारी वही, मैं कई दफ़ा हंसता होता हूँ कि दुनिया को चांद पे पहुंची को 90 साल हो गए, हमारे चंदा मामू दूर के हैं। अच्छा सर अब प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और बड़ी अपने मुफीद मालूमात शेयर की। मैं चाहूँगा कि आज का जो हमारा मौजू था जी जी मैदे की तेज़ाबियत और उससे जुड़े अमराज जिसमें अल्सर सर जी फहरिस्त है, तो उसके ऊपर हमारे जो वामुन्नास इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक प्रोग्राम देख रही है, तो क्रिस्प सा टेक होम मैसेज जी आप टेक उनको होम क्या देंगे मैसेज सर? देखें, ऑर्गेनिक फूड खाएं, टाइमिंग पे खाना खाएं, लेट खाना नहीं खाएं, पेट भर के खाना नहीं खाएं, वेट को कंट्रोल में रखें, वज़न बढ़ने नहीं दें, आपका वज़न कम होना चाहिए। खाना खाने के बाद लेटना नहीं है, और कोशिश करें ये जो अननेसेसरी जो हम ये फास्ट फूड या केमिकल्स जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरी दुनिया अब दोबारा ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रही है, इनको कम से कम खाएं। डेली एक्सरसाइज करें, वेट को अपने को कंट्रोल करें, अननेसेसरी मेडिकेशन से बचें। और अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाके अपना प्रॉपर इलाज कराइए। बगैर किसी से इलाज कराए लिए ये कैप्सूल खाई जाना 2-2 साल 10-10 साल, दिस इज़ नॉट द ट्रीटमेंट, ये इलाज नहीं है। उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, जैसे मैंने मैनेजमेंट प्लान का वर्ड इस्तेमाल किया था, कि अगर हम प्रॉपर तरीके से करें, ना सिर्फ हम इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बहुत सी कम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। और ये जो हमारी जो चीज़ें हैं, स्मोकिंग, गुटखा, पान, ये जो हमारे डैमेज करती हैं, मैं कई दफ़ा मरीज़ों को कहता होता हूँ ये गुनाह कर रहे हैं आप अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि जो आपको अल्लाह ने बॉडी दी है उसकी नेमत है, और आप उसकी नेमत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पता है लोगों को ये सिगरेट नुकसान देती है, ये नस्वार नुकसान देती है, लेकिन फिर भी खाए चले जा रहे हैं। इन चीज़ों से बचेंगे, और ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा और सबसे पहले मैदे को अफेक्ट करती हैं। आखिर में नाज़िम मैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल का तहे दिल से मशहूर हूँ कि सर इतने मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद इस बहुत ही अहम और आम जो मसला है तेज़ाबियत का और उससे जुड़े जो अल्सर के अमराज हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर सर ने उससे बचाव की टेक्निक्स बताई, उसके तरीक़ा इलाज, उसको तशख़ीस किस तरह किया जाता है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर सर ने बड़ी मुफीद मालूमात बड़े सादा फ़हम अंदाज में मिसालों की मदद से और अहादीस की रोशनी में भी आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।